हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 30 जून और आज की इस वीडियो में हम 30 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आप में जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट ये आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि 26 टोटल टेस्ट फ्री हैं। साथ में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी इसका जो CBT 2 होना है इसके लिए अपडेटेड 90 टेस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर के 200 टेस्ट और ये सभी आप लोगों को मिल सकेंगे। साथ ही आप फ्री टेस्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस और यूज़ द कूपन स्टडी 10 का कूपन आप यूज़ किए। और टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट ये अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस आदि सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड 8000 प्लस मॉक टेस्ट एक साल के लिए कितने में 299 में और 2 साल के लिए ये आप लोगों को मिल सकेगा 499 में। तो यदि आप इसे लेना चाहें तो आप स्टडी 10 का कूपन इस्तेमाल करके इसे परचेस कर सकते हैं। इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एक और ज़रूरी जानकारी देखिए, आज आप लोगों को ट्विटर पर #झारखंड पंचायत सचिव 2017 की नियुक्ति पूरी करो, इस पर एक ट्रेंड चलाना है। काफ़ी सारे चैनल हैं जो कि इस हैशटैग को चलाने वाले हैं, जिससे कि झारखंड गवर्नमेंट दबाव में आकर के जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो ये योजना भी हाल ही में बनाई गई है चाइना के द्वारा। इस समय आप लोग देख भी रहे होंगे, जो चाइना है ये हर जगह छाया हुआ है, हर दूसरे दिन इसकी न्यूज़ तो ज़रूर आती है। तो ये पूरी दुनिया में नंबर 1 बने रहना चाहता है। अब आप ही देखिए ना कि कुछ समय पहले ही विदेशी मुद्रा भंडार की ये जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में ये तो चाइना के पास ही है। और यदि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी यदि देखें तो इसके कारनामे तो देखने ही लायक है। अब देखिए, भले हम चीन को कितना भी कोस लें, कितना भी भला बुरा कह लें, लेकिन हर चीज़ का प्लस पॉइंट भी होता है और माइनस पॉइंट भी होता है। तो ये दुनिया की लड़ाइयों से दूर होकर के, मतलब कि किसी भी देश के झगड़े में ना पड़ करके, ये खुद को नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी में इसने ये घोषणा कर दी है कि 2033 में ये अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने जा रहा है। तो ये पूरी तरह से अमेरिका से कंपटीशन करना चाहता है। इसने 2033, 35, 37 और 2041 इन सभी सालों के लिए मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन भेजने की योजना बना ली है। अब हम यदि बात करें चाइना की, तो देखिए, आज हम चाइना से रिलेटेड कुछ ऐसे करंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। जैसे कि यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में इसने अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की और इसी क्रम में इसने अपना पहला पार्ट ये भेज भी दिया है। इसके बाद इसका जो मंगल मिशन है, इसका रोवर चर्चे में है। इसका नाम क्या है? जुरोंग रोवर, जो कि यहाँ के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। इसने अभी हाल ही में अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ईस्ट। ईस्ट की फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक। फिर चौथा आप याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, जिसका नाम है फास्ट इसकी फुल फॉर्म बनती है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर ये किसे घोषित किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है, अज़गाबाद। अज़गाबाद ये है कहाँ? तो तुर्कमेनिस्तान की ये राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान जो कि मिडिल एशिया का एक देश है, यही अज़गाबाद अभी हाल ही में दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कंसल्टेंसी फर्म मर्सर के द्वारा पूरी दुनिया के 209 शहरों की ये जो रैंकिंग जारी की गई है, भोजन, परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि आवास का खर्च भी शामिल है। इसमें टॉप पर अशगाबाद है, दूसरे स्थान पर हांगकांग और तीसरे स्थान पर है बेरूत। अच्छा, ये वही बेरूत है जो कि लेबनान की राजधानी है। ये भी अभी चर्चे में रहा है। क्यों चर्चे में था? तो देखिए, अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। बाद में यहाँ की सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा था, इसके कारण ये चर्चे में आया था। तो ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड की बात। भारत की तरफ से टॉप 3 कौन रहे हैं? तो टॉप पर है मुंबई। ओवरऑल 209 शहरों में ये 78 नंबर पर है।
भारत की तरफ से दूसरा है दिल्ली और तीसरा है चेन्नई। ऑप्शन में लिखे यदि हम कुछ अन्य शहरों की बात करें तो अज़गाबाद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यदि हम बात करें लंदन की तो दिसंबर 2020 में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स ये जारी किया गया था, जिसमें कि जो लंदन है ये लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे आकर्षक शहर यानी कि मोस्ट अट्रैक्टिव शहर ये रहा है। यदि हम बात करें ऑकलैंड की, ऑकलैंड ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। अभी हाल ही में ये दुनिया का मोस्ट लिवेबल सिटी बना है, दुनिया का सबसे रहने योग्य सिटी ये बना है ऑकलैंड। यदि हम बात करें चेन्नई की, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, सीसीटीवी सर्विलांस के मामले में चेन्नई ये पूरी दुनिया में टॉप पर है। और आप लोगों के लिए पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला है हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं आर.के. सभरवाल, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। आर.के. सभरवाल जो कि EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD हैं, इन्हें ही मंगोलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार इससे सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है, मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी में स्थापना में इनके द्वारा जो योगदान किया गया है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है यानी कि मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है मंगोलिया का। जैसे कि भारत में भारत रत्न है, वैसे ही यहाँ है ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मंगोलिया की समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया हो। यदि हम बात करें मंगोलिया की, तो अभी हमने डिस्कस किया था चाइना के बारे में। चाइना की सीमा से ही मतलब कि चाइना से सीमा साझा करता है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटोर। यहाँ की करेंसी है मंगोलियाई तोगरोग, राष्ट्रपति है उखना खुरेलसुख। यदि आपसे पूछा जाए कि मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम है खुरल। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक ये कौन बन गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं साजन प्रकाश, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में? तैराकी की कैटेगरी में। मतलब कि इस टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक बने हैं। इन्होंने रोम के पुरुषों में 200 मीटर की जो बटरफ्लाई कंपटीशन थी, बटरफ्लाई यदि आपसे पूछा जाए शब्द ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये स्विमिंग से ही रिलेटेड है। इन्होंने 1 मिनट में लगभग 56 सेकंड का समय लिया है 200 मीटर के इस कंपटीशन में, जबकि रिक्वायर्ड कितना था 56.48, इन्होंने लिया 56.38। इसी के साथ ये इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं और इसमें क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कि ओलंपिक से ही रिलेटेड है और चर्चे में रहे हैं, नेत्रा कुमारन, तो ये ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। यदि हम बात करें भवानी देवी की, तो ये ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज ये कौन बनी है? तो ये भारत के लिए तो बहुत प्राउड की बात है, जो कि बन गई हैं दीपिका कुमारी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। दीपिका कुमारी ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं। अभी हाल ही में पेरिस में जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, इन्होंने उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई है, यानी कि 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इसी के साथ ये दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। यदि हम बात करें विनेश फोगाट की, पहलवान है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अभी जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं इसमें ये क्वालिफाई करने वाली पहली पहलवान बनी थी। इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यदि हम बात करें हिमा दास की, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, असम से बिलोंग करती हैं। हाल ही में इन्हें असम में DSP की पोस्ट दी गई है। रानी रामपाल, इनका नाम भी अभी चर्चे में है। इन्हें भी हाल ही में राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम का कैप्टन नियुक्त किया गया है और लास्ट ईयर इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड पाने वाली ये दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी भी बनी थी, रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, अग्नि सीरीज की नई मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। अब ये मिसाइल इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये अग्नि 4 और 5 की टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को ये तो कई बार बताया है कि भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम
ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? 1984 में मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने खुद का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम विकसित करने का विचार किया था, जिसके अंतर्गत 5 मिसाइलों को विकसित किया गया। इसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को याद करवाई थी। ये 5 मिसाइलें हैं कौन कौन सी? इसे आप पटना के नाम से याद रख सकते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। ये 5 मिसाइलों के नाम हैं P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूर, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं ये है अग्नि मिसाइल। इसकी कई सीरीज आई है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, आप लोगों ने सुनी होगी। अब इसी अग्नि सीरीज का ये जो मिसाइल है इसका नाम है अग्नि प्राइम। इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने कर लिया है? DRDO ने। तो ये न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है और इसकी जो रेंज है ये है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर बम को ले जाने में सक्षम है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल ये होती क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि ये है मिसाइल और ये है टारगेट। इसी मिसाइल से इस टारगेट को भेदना है तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ये मिसाइल जा रही है और कुछ इस तरह से ऊर्ध्वाधर जाते हुए अपने टारगेट को भेद रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल है। मिसाइल भी सरफेस में है और टारगेट भी सरफेस में है। तो ये कैसी मिसाइल होगी? ये होगी बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि जो सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मान लीजिए ये है मिसाइल और ये है टारगेट, हवा में है, इसे कुछ इस तरह से यदि ये भेदे परवलय आकार जा करके तो ये होती है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अग्नि की हम बात कर रहे हैं, ये है बैलिस्टिक मिसाइल और इसी का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया है। अच्छा, बालासोर भी चर्चे में रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में एक दुर्लभ पीली प्रजाति के कछुओं की खोज की गई थी। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मिनेश शाह, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। मिनेश शाह ये किनका स्थान लेंगे? तो ये रिप्लेस कर रहे हैं वर्षा जोशी को। अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, इसकी स्थापना जुलाई 1965 में हुई। हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात में स्थित है। बाकी 2 ऑप्शन की हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह, ये भी हाल ही में लोकसभा के महासचिव बनाए गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। जबकि जो सोमा मंडल है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब अभी हाल ही में लिखी गई है संदीप मिश्रा के द्वारा। संदीप मिश्रा जो कि एक पत्रकार हैं, इन्होंने ही इस किताब को लिखा है। द्युति चंद ये अपने मतलब कि जेंडर के कारण इन्होंने जो बयान दिया था, इसके कारण ये काफ़ी चर्चे में आई थी। तो इन्हीं की जीवनी पर आधारित है ये किताब, जो कि लिखी गई है संदीप मिश्रा के द्वारा। यदि हम बात करें रीमा आहूजा की, तो इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है जो कि एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। किताब का नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स, जिसमें महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध में लड़े गए इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। चेतन भगत भारत के एक दिग्गज राइटर हैं। इनकी किताब का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। एक और किताब है वन इंडियन गर्ल। साथ ही 2 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, 2 स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। यदि हम बात करें रस्किन बॉन्ड की, जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण दोनों से ही सम्मानित किया जा चुका है, और हाल ही में 25 जून को इनकी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। साथ ही कुछ समय पहले ही इन्होंने एक और बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। किसकी स्मृति में? PC महालनोबिस की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इन्हें फादर ऑफ सांख्यिकी कहा जाता है। तो सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इनके नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम का पार्ट अक्सर बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये PC महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित थी, जबकि पहली ये हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। KK वेणुगोपाल, इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो अब ये अपने पद पर 30 जून
2022 तक बने रहेंगे और इनके कार्यकाल में ये दोबारा से एक्सटेंशन किया गया है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल। तो ये होते कौन हैं? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये होते हैं भारत सरकार के दूसरे मुख्य कानूनी सलाहकार या अधिकारी। तो पहले मुख्य अटॉर्नी जनरल, दूसरे मुख्य होते हैं सॉलिसिटर जनरल। नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। साथ ही महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार देखा गया है। पहला तो आप ये याद रखेंगे, एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के अंतर्गत जो महान्यायवादी है ये एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो कि संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठक में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसी क्रम में आप आर्टिकल 177 भी याद रख सकते हैं। ये किसके बारे में बताता है? महाधिवक्ता, जो कि राज्य में होता है। तो आर्टिकल 177 के अंतर्गत जो महाधिवक्ता है ये एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो कि विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। साथ ही जो महान्यायवादी है इसे देश के सभी न्यायालयों में सर्वोच्च वरीयता होती है, जबकि जो महाधिवक्ता है इसे राज्य के सभी न्यायालयों में सर्वोच्च वरीयता होती है। महान्यायवादी को देश में और महाधिवक्ता को राज्य में। तो ये आप याद रखेंगे। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था पाकिस्तान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।